जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 में विषय विज्ञान का एनसीईआरटी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एनसीईआरटी विषय विज्ञान कक्षा 9वीं का पाठ 14 देखेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? ऐसी संपदा जो हमें प्राकृतिक द्वारा उपहार रूप में मिले हुए हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी का पहला लाइन क्या है? पृथ्वी पर जीवन मृदा, वायु, जल तथा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जैसी संपदाओं पर निर्भर करता है। जो पृथ्वी पर जीवन है वह है पृथ्वी के मिट्टी, वायु, जल, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ऐसी संपदाओं पर निर्भर करता है यहाँ पृथ्वी पर जीवन। हमें अपनी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है और उन्हें संपोषणीय रूपों में उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक संपदा हैं उसको संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है और उसको अपने हिसाब से कि कितने दिन तक इसको बचा के और सही तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करने की आवश्यकता है। अगला लाइन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, हमने दो प्रकार के कोशिकाएं पढ़े थे जीवन की मौलिक इकाई में। एक था यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो उसको तोड़ने के लिए और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगला लाइन है, वायु, जल तथा मृदा का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता और जैव विविधताओं को हानि पहुंचाती है। मतलब जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ये जीवन की गुणवत्ता और जैव विविधताओं को हानि पहुंचाता है। मतलब जितने भी जीव हैं कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाता है, जितने भी प्रदूषण हैं। अगला लाइन है, वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल की भांति ढकी रहती है वायुमंडल कहलाता है। मतलब जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का लेयर है जो कि पृथ्वी को कंबल के जैसे ढकी रहती है। इसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अगला लाइन है, जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का घेरा जहां वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं। अब देखिए, जो वायुमंडल होगा, वायुमंडल, और जो स्थलमंडल होगा और जो जलमंडल होगा, ठीक ना, तो इन तीनों को मिलाकर एक साथ हम क्या बोल देंगे? इसको जीवमंडल कहेंगे। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जीवमंडल के सभी सजीवों को जैव घटक कहा जाता है। अब जीवमंडल में जितने भी सजीव होंगे तो उसको जैव घटक कहेंगे। जैसे पेड़ पौधे जिसमें जीवन पाया जाता है, जंतु एनिमल्स जिसमें जीवन पाया जाता है, और सूक्ष्म जीव, ये क्या है? जैव घटक। और जीवमंडल में वायु, जल और मृदा आदि निर्जीव घटकों को अजैव घटक कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो जीवमंडल है उसमें दो घटक पाए जाते हैं, एक पाया जाता है जैव घटक और दूसरा पाया जाता है अजैव घटक। ठीक है, तो जिसमें से पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव क्या हैं? जैव घटक हैं, और वायु, जल और मिट्टी ये क्या है? अजैव घटक हैं। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला लाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से अलग होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो दो विधियों से इसको अलग किया जा सकता है। पहला विधि क्या है? हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में जो पौधे हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जल की उपस्थिति में क्या करते हैं? ग्लूकोज में बदल देते हैं। और दूसरा क्या है? बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से
अपने कवच बनाते हैं। अब देखिए बहुत से समुद्री जीव जो हैं समुद्र में जो घुले रहते हैं कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो उससे क्या करते हैं अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं। ठीक है। अगला लाइन है जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीवमंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। अब जो जैविक और अजैविक घटक हैं जीवमंडल में, इनके बीच का जो संबंध है सामंजस्य है, वही क्या करता है जीवमंडल को गतिशील बनाती है और स्थिर बनाती है। अगला लाइन क्या है वायु ऊष्मा का कुचालक है। तो देखिए यहां से अगला लाइन है वायु ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है। अगला लाइन है वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। जो वायुमंडल है तो पृथ्वी में जो औसत जो जो तापमान है तो दिन के समय और रात के समय, ठीक ना, ये क्या करेगा पूरे साल भर लगभग क्या रखेगा नियत रखेगा, एक बराबर बना के रखेगा। अगला पॉइंट है वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। जो वायुमंडल है ठीक ना, वो क्या करता है धरती पर सूर्य के प्रकाश को आने से रोक देता है, जिससे क्या होता है धरती पर जो तापमान है वो अचानक नहीं बढ़ता और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है, जिससे पृथ्वी का अचानक तापमान नहीं घटता है। अगला लाइन है स्थलीय भाग जलीय भाग की तुलना में अधिक जल्दी गर्म एवं ठंडा होता है। ठीक ना, जो पानी है वो धरती पर ठीक ना जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा नहीं होता, जबकि जो स्थल है ठीक ना वो पानी की तुलना में जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। अगला जो लाइन है वो है स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। मतलब जो स्थलीय भाग है और जो जलीय भाग है ठीक ना, हमारे धरती पर जितना प्रकाश आ रहा है उसका विकिरण कैसे हो रहा है, उसका परावर्तन कैसे हो रहा है, इसी पर निर्भर करता है कि स्थल कितना गर्म होगा और जल कितना गर्म होगा। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला लाइन है स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है। मतलब जो जमीन पर जो वायु है वो जितना गर्म होगा उतना ही तेजी से वो ऊपर उठेगा और ऊपर उठते ही वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगता है। मतलब जहां दाब कम पड़ेगा वायु उधर ही प्रवाहित होगा। अगला लाइन है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब जाएगी क्या वायु, तो क्या बढ़ेगा परस्पर दाब बढ़ेगा और दाब के कारण वो किसका निर्माण करेगी पवन का निर्माण करेगी। अगला लाइन है पृथ्वी के विभिन्न भागों का तापमान पृथ्वी की घूर्णन गति एवं पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं पवन को प्रभावित करने वाली कारक हैं। मतलब पवन मतलब क्या है, जब हवा गतिशील हो जाएगी तो क्या होगा कि पृथ्वी का घूर्णन गति ठीक ना, पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है और पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं ये क्या करती हैं पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अगला लाइन देखते हैं। तो देखिए वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है पवन किस दिशा में गति कर रही है और कहाँ ठहर रही है ठीक ना, पवनों का पैटर्न क्या है वो वर्षा के पैटर्न पर निर्भर करेगा। मतलब वर्षा का जो पैटर्न है हवा किस ओर चल रहा है उसी का पैटर्न बनाएगी वर्षा। ठीक ना। अगला लाइन है जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम में सल्फर एवं नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, जिनको जलाने से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषक निकलते हैं जो वर्षा में मिलकर अम्लीय वर्षा
करते हैं। तो देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का कारण है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक ना। ये किससे बनता है? जैसे जीवाश्मी ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम के जलने से ये बनता है, ठीक ना। और जो कि क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है कोयला और पेट्रोलियम में सल्फर एवं नाइट्रोजन, ठीक ना। लेकिन यदि वायुमंडल में चला जाता है तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनता है, जिससे क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। अगला लाइन देखिए, जीवाश्मी ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को बढ़ा देता है। ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब देखिए, जो जीवाश्म ईंधन है तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन होता है, और ये दोनों मिलकर क्या बना देता है? हाइड्रोकार्बन बना देता है। अगला लाइन है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। अब देखिए, जैसे जैविक घटक हैं और अजैविक घटक हैं, तो इसमें जीवमंडल में ऐसा संबंध होता है, सामंजस्य होता है कि विभिन्न घटकों के बीच, ठीक ना, पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। अगला लाइन है, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र एवं ऑक्सीजन चक्र आदि को जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं, ठीक है। तो जैव रासायनिक चक्रण किसको कहेंगे? जल चक्र को कहेंगे, नाइट्रोजन चक्र को कहेंगे, कार्बन चक्र को कहेंगे और ऑक्सीजन चक्र को कहेंगे। अगला जो लाइन है देखिए, जैव रासायनिक चक्रों में अनिवार्य पोषक जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं जल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और पानी है, ये एक दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं। जीवन की विभिन्न प्रक्रिया में क्या करेंगे? जो जमीन में जीव जंतु हैं और जो पौधे हैं, ठीक ना, तो वो पानी का उपयोग करते रहते हैं, जल का उपयोग करते रहते हैं। अगला लाइन है, वायु या कोहरे में प्रदूषकों का भारी मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम करता है, ठीक ना। जैसे वायु में, ठीक ना, या कोहरे में यदि प्रदूषक भारी मात्रा में है तो ये क्या करेंगे? देखने में दिक्कतें पैदा करेंगे, मतलब दृश्यता को कम करेंगे। इसे धूम कोहरा कहते हैं। धूम कोहरा वायु प्रदूषण की ओर संकेत करता है। देखिए, यदि वातावरण में क्या है? कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? धूम कोहरा कहते हैं। और जो धूम कोहरा होता है वायु प्रदूषण की संकेत है, ठीक है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, अगला लाइन है, वायु में हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। वायु में यदि हानिकारक पदार्थ बढ़ जाएगा तो इसको क्या कह देते हैं? वायु प्रदूषण कह देते हैं। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है, ठीक ना। यदि कोशिका के अंदर जल नहीं होगा तो कोशिका के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो संपन्न नहीं हो पाएंगी। सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती है वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती है, ठीक ना। जो भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं वो कोशिका के अंदर होती हैं। वो जो कोशिका के अंदर जो जल भरा हुआ है उसी में घुला पदार्थ है, उसी में होता है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। मतलब जो भी पदार्थ है उसका ट्रांसपोर्टेशन, संवहन घुली हुई अवस्था में ही होता है। अगला लाइन है देखिए, स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि खारे जल में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण जीवों का शरीर सहन नहीं कर पाता, ठीक ना। यदि पानी में बहुत ज़्यादा किसकी मात्रा है? नमक की मात्रा है, तो जीव इसको क्या करते हैं? सहन नहीं कर पाते। इसलिए जितने भी स्थलीय जीव हैं तो इनको शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। अगला लाइन है,
मृदा के ऊपरी परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। मतलब जो मिट्टी है उसका ऊपरी भाग है जो, उसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जो जीवों के पालन पोषण के लिए बहुत सारे तत्व प्रदान करते हैं। सैलों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। अगला जो पॉइंट है क्या है कि जो चट्टानें होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसके टूटने से किसका निर्माण होगा? तो मृदा का निर्माण होता है। सूर्य, जल, वायु एवं लाइकेन जैसे जीव ये सभी मृदा के निर्माण में सहायक हैं। ठीक ना? सूर्य और जल, वायु एवं लाइकेन ये सब जैसे सभी जीव, ठीक ना, लाइकेन जैसे जितने भी जीव हैं ये सभी मिट्टी के निर्माण में सहायक कारक हैं। अगला लाइन है, मृदा के सबसे ऊपरी परत में सड़े गले जीवों के अवशेष भी मिले होते हैं जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। मृदा के इस भाग को ह्यूमस कहा जाता है। ठीक ना? जो मिट्टी होता है उसके ऊपरी भाग में बहुत सारे सड़े गले जीव पाए जाते हैं, इनके अवशेष पाए जाएंगे जो मिट्टी को क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। और इस मृदा के भाग को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। अगला पॉइंट है, ह्यूमस मृदा को सरंध्र बनाते हैं। इससे इसमें जल को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। मतलब जो ह्यूमस होते हैं वो मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं जिसको रंध्र बोलते हैं। ठीक है ना? सरंध्र बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि जल धारण करने की जो क्षमता होती है अधिक होती है। कुछ उपयोगी पदार्थों का मृदा से हटना एवं हानिकारक पदार्थों को मृदा में मिलना जो मृदा की उर्वरता को कम करते हैं और उसमें स्थित जैव विविधता को नष्ट कर देते हैं, भूमि प्रदूषण कहते हैं। तो देखिए, मिट्टी में जो भी हानिकारक पदार्थ मिलेगा, ठीक ना, तो उससे क्या होगा? मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है, ठीक ना, उपजाऊ शक्ति है, वो नष्ट हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? मृदा प्रदूषण कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए अगला लाइन है, मृदा से मृदा के ऊपरी एवं उपजाऊ भाग का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक ना? तो देखिए जो मृदा है तो मृदा के ऊपरी भाग का किसी कारण कटाव हो जाना या उपजाऊ भाग का हट जाना क्या कहलाएगा? मृदा अपरदन कहलाएगा। अगला पॉइंट है, जंगलों का कटना मृदा अपरदन को बढ़ाता है। ठीक ना? यदि जंगल की कटाई प्रतिदिन चलता रहेगा तो मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होगा। पौधों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती है, ये मिट्टी को बांधे रखती है। ठीक ना? अब देखिए जो पौधा है इसका जड़ क्या करता है? मिट्टी को पकड़ कर रखता है, बांध कर रखता है। ठीक ना? ये मृदा अपरदन को रोकती है, मिट्टी को कटने नहीं देती है। अगला जो लाइन है वह जीवन को स्थल पर निर्धारित करने वाले कारकों में जल, तापमान एवं मिट्टी की प्रकृति महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है? जीवन को स्थल पर लगातार बनाए रखने के लिए पानी का रहना आवश्यक है, तापमान का रहना आवश्यक है और मिट्टी की प्रकृति का सही रूप से बना रहना आवश्यक है। अगला लाइन है, जिस चक्र के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक ना? ऐसा चक्र जिसके द्वारा जीवमंडल में विभिन्न घटक के बीच क्या होगा? पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो उसे क्या कहेंगे? जैव रासायनिक चक्र कहेंगे। जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र एवं ऑक्सीजन चक्र ये सभी जैव रासायनिक चक्र के भाग हैं। ठीक है? जैव रासायनिक चक्र के भाग कौन कौन से हैं? तो जलीय चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन चक्र है और ऑक्सीजन चक्र है। अगला जो लाइन है, जैव रासायनिक चक्रों के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जो जैव रासायनिक चक्र है तो उसी के द्वारा जो जीवमंडल है तो विभिन्न घटक हैं उनके बीच में पदार्थ एवं ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? तो जैव रासायनिक चक्र के द्वारा होगा। अगला पॉइंट है, नदी द्वारा बहाकर लाया गया बहुत से पोषक तत्व समुद्र में समुद्री जीवों द्वारा उपयोग किया जाता है। अब देखिए
जो जो भी धरती पे जितने भी नदी हैं वो लास्ट में जाकर कहाँ मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। और जो जमीन से है तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व बहा कर ले जाते हैं नदी समुद्र में, जिसका उपयोग समुद्री जीव कर लेते हैं। अगला लाइन है, विभिन्न जलाशयों जैसे नदियां, समुद्रों एवं महासागरों का जल सूर्य की ऊष्मा प्राप्त कर जल वाष्प बन जाते हैं और वर्षा के रूप में पुनः सतह पर गिरते हैं। फिर सतह से नदियों द्वारा समुद्र या महासागरों में पहुंच जाते हैं। यह प्रक्रिया जलीय चक्र कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो नदी है, जो समुद्र है, जो तालाब है, इनसे क्या होगा, जब सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, इसमें तापमान बढ़ेगा तो ये वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा और क्या बना लेगा, ये इससे बादल बना लेगा। और यही क्या है, वर्षा के रूप में फिर से क्या होगा, धरती पर गिर जाएगा और समुद्र में जाकर मिल जाएगा। यही प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। हमारे वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन गैस है, ठीक ना। यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत है, तो 78% है। अगला लाइन है, नाइट्रोजन जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए तथा कुछ विटामिन भाग लेते हैं। नाइट्रोजन जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणु, ठीक ना, नाइट्रोजन के साथ, जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, आरएनए है तथा कुछ विटामिन है, जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं जो नाइट्रोजन के रूप में भाग लेते हैं। अगला लाइन है, नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक ना। जितने भी जीव हैं तो सभी के लिए जो नाइट्रोजन है वो आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।